हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान और आप सभी का स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज की क्लास में हम कवर करेंगे प्रकृतिवाद और शिक्षा नामक टॉपिक को। इससे पहले की क्लास आपकी आदर्शवाद की हो चुकी है बहुत बेहतरीन तरीके से। उसमें हमने जाना था आदर्शवाद क्या होता है, कौन कौन से दार्शनिक है जो आदर्शवादी की श्रेणी में आते हैं और आदर्शवाद का शिक्षा, विद्यालय, शिक्षक के जीवन में क्या महत्व है, सभी चीजों के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। जितने भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मेन फैक्ट्स वहां पर बनते थे उन सभी को हमने वहां पर डिस्कस कर लिया था। उसी तरीके से आज हम प्रकृतिवाद और शिक्षा के बारे में बात करेंगे। ठीक है, यहाँ से आपके एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपके सिलेबस का ये हो जाता है। तो हमने आपसे जैसे कि वादा किया है कि हम आपके सिलेबस का कोई भी महत्वपूर्ण टॉपिक नहीं छोड़ेंगे, ना ही चाहे वो महत्वपूर्ण भी ना हो उसकी भी बात करेंगे, लेकिन उसको बाद में डिस्कस करेंगे जब हमारा जितना भी इम्पोर्टेंट सिलेबस है, जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो कवर हो जाएंगे। उसके बाद बचे कुचे सभी टॉपिक्स को कवर कर लिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले ताकि हर एक क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। अब चलिए हम बात करने वाले हैं प्रकृतिवाद के बारे में। क्या होता है प्रकृतिवाद? सबसे पहले हम क्या जानेंगे, इसका अर्थ क्या होता है। प्रकृतिवाद शब्द नेचुरलिज्म शब्द का हिंदी रूपांतरण है। कौन से शब्द का हिंदी रूपांतरण है? नेचुरलिज्म शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जो शब्द दो शब्दों के मेल से बना है। कौन कौन से? नेचुरल और प्लस इज्म। ठीक है, नेचुरल प्लस इज्म क्या बन गया? नेचुरलिज्म। इसमें नेचुरल का अर्थ होता है प्रकृति से संबंधित और इज्म का अर्थ होता है सिद्धांत, प्रणाली या वाद। ठीक है, अब आपसे अगर वेरी शॉर्ट में प्रकृतिवाद का अर्थ पूछ लिया जाता है तो बस आप इतना लिख देंगे और आपके पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। क्या लिखना है? समझना है, रटना नहीं है आपको यहाँ पर। ठीक है, प्रकृतिवाद को इंग्लिश में कहते हैं नेचुरलिज्म। सब जानते हैं इतनी बात। नेचुरलिज्म दो शब्दों के मेल से बना है, नेचुरल जमा इज्म। नेचुरल का अर्थ होता है प्रकृति या प्रकृति से संबंधित और इज्म का अर्थ होता है सिद्धांत, प्रणाली या वाद। ठीक है, बस इतना आपको इसमें नोट डाउन करना होगा। अब आगे बात करते हैं। आपको समझाने के लिए कुछ चीजें थोड़ा सा मैंने इसमें ज्यादा लिखी है ताकि आपको समझ में आए। बाकी जो नोट करने लायक चीजें हैं वो मैं आपको बताती रहूंगी। ठीक है, जैसे अभी मैंने इसका अर्थ बताया, ये चीज आपको नोट करने लायक है। अब चलिए आगे जानते हैं। इस प्रकार प्रकृति से संबंधित सिद्धांतों का अध्ययन ही प्रकृतिवाद कहलाता है। यहाँ यह ध्यान देना होगा कि प्रकृतिवादी शिक्षा के क्षेत्र में प्रकृति शब्द का प्रयोग दो अर्थ में करते हैं। यानी जो प्रकृतिवादी शिक्षा है इसमें यदि हम प्रकृति शब्द का यूज करते हैं तो उसके दो अर्थ निकलते हैं। कौन कौन से? पहला है भौतिक प्रकृति। ठीक है, भौतिक प्रकृति। भौतिक प्रकृति कैसी होती है? मतलब जहाँ हम रहते हैं उसके आसपास का वातावरण, वहाँ का रहन सहन, वह तो हो जाती है भौतिक प्रकृति। और दूसरा अर्थ क्या है? बालक की प्रकृति। ठीक है, बालक की प्रकृति दूसरा इसका अर्थ हो जाएगा। तो अगर आपसे यहाँ पूछा जाए आपके पेपर में कि प्रकृतिवादी शिक्षा के क्षेत्र में प्रकृति शब्द के कौन कौन से दो अर्थ निकलते हैं तो आपको बताना है भौतिक प्रकृति और दूसरा बालक की प्रकृति। यानी बालक का नेचर कैसा है, वो क्या चीजों को पसंद करता है, किनको नहीं। तो इन दो बातों से या इन दो अर्थ, ये दो अर्थ निकलते हैं प्रकृति के प्रकृतिवादी शिक्षा के अंतर्गत। ठीक है, भौतिक प्रकृति बाहरी प्रकृति होती है और बालक की प्रकृति होती है उसकी मूल प्रवृत्तियां, आवेग, क्षमताएं, जिन्हें बालक जन्म से अपने साथ लेकर के आता है। ठीक है, जो उसकी अंदरूनी शक्तियां होती है या प्रवृत्ति होती है, उसकी क्षमताएं होती है जो उसके अंदर पहले से ही रहती है। तो इस तरीके से ये हो जाती है बालक की प्रकृति। और दूसरी कौन सी है? भौतिक प्रकृति, जो कि बाहरी प्रकृति होती है। प्राकृतिक दार्शनिक विचारधारा को विद्वानों ने विभिन्न विभिन्न प्रकार में स्पष्ट किया है। अगर प्रकृतिवादी विचारधारा की बात करें तो जो आदर्शवादी हुए प्रकृतिवादी, ठीक है,
उन्होंने अलग अलग तरीके से इसको डिफाइन किया है। चलिए जानते हैं एक एक करके। जो भी महत्वपूर्ण परिभाषा होगी सिर्फ उनकी बात करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे, ठीक है। आपको परेशान नहीं बिल्कुल होना पड़ेगा, जितनी महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम में पूछी जाती है उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। तो पहली परिभाषा है जेम्स वार्ड के अनुसार। जेम्स वार्ड ने क्या कहा? इन्होंने कहा कि प्रकृतिवाद वह सिद्धांत है जो प्रकृति को ईश्वर से पृथक करता है। क्या करता है? प्रकृति को ईश्वर से पृथक मतलब अलग करता है और आत्मा को पदार्थ के अधीन करता है। आत्मा को पदार्थ के अधीन करता है और अपरिवर्तनीय नियमों को सर्वोच्चता प्रदान करता है। अपरिवर्तनीय नियमों को सर्वोच्चता प्रदान करता है, यानी जिन नियमों को बदला ना जा सके उन्हें सर्वोच्चता प्रदान करता है। यह तो हो गया यहाँ पर जेम्स वार्ड के अनुसार। आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है, आपको परिभाषा दे करके आपसे पूछा जाएगा कि यह कथन किसका है। वेरी शॉर्ट में इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। तो आपको ध्यान रखना होगा कि जहां पर प्रकृति को ईश्वर से अलग करने की बात और आत्मा को पदार्थ के अधीन करने की बात की गई हो, वह परिभाषा दी है जेम्स वार्ड ने। ठीक है, इतना तो याद रख पाएंगे आप, बिल्कुल एक बार नोट कर लेंगे तो खुद ही आपको याद हो जाएगा। अगली परिभाषा अगर देखें तो ब्राइस के अनुसार क्या परिभाषा दी इन्होंने कहा प्रकृतिवाद एक प्रणाली है जिसकी प्रमुख विशेषता है आध्यात्मिकता का विरोध और बहिष्कार करना। ठीक है, आध्यात्मिकता का विरोध और बहिष्कार करना ही प्रमुखता है प्रकृतिवादी प्रणाली की। ठीक है, ये बात कही ब्राइस ने। क्या कही कि प्रकृतिवाद एक प्रणाली है जिसकी प्रमुख विशेषता है आध्यात्मिकता का विरोध करना। इतनी बात आपको समझ में आ गई। दोनों परिभाषाएं बहुत महत्वपूर्ण थी, दोनों के बारे में हमने बात कर ली है। अब दोस्तों जो आपने यहाँ पर परिभाषाएं देखी है, उस परिभाषा, इन दोनों परिभाषाओं और इसके अर्थ से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स निकल करके आते हैं जिनको हमें डिस्कस करना है अभी। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जिनको हमें डिस्कस करना है, यानी इन जो परिभाषा आपने देखी इनका एक निचोड़ आप कह सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए प्रकृतिवादी विशेषताएं बताइए, प्रकृतिवाद की विशेषताएं बताइए, तो भी आप इनको लिख सकते हैं। तो पहला क्या है? प्रकृतिवाद प्रकृति को सर्वोपरि मानता है। यानी प्रकृतिवाद जब नाम है तो ऑब्वियस सी बात है कि प्रकृति को ही सबसे ज्यादा महत्व देगा। तो वही बात यहाँ पर की गई है कि प्रकृति को सर्वोपरि मानता है। इसके अलावा ईश्वर, आत्मा आदि की सत्ता नहीं मानता, यानी ईश्वर, आत्मा इनको नहीं मानता प्रकृतिवाद। ठीक है, ईश्वर और आत्मा इनको वैल्यू नहीं देता है, इनको नहीं मानता है, इनका विरोध करता है, बहिष्कार करता है आध्यात्मिकता का। इतनी चीज आपको समझ में आ गई। पहला पॉइंट आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि प्रकृतिवादी प्रकृति को ही सर्वोपरि मानते हैं और ईश्वर, आत्मा आदि ये सत्ता नहीं है, ये इनका कहना है। तो चलिए अब अगला पॉइंट देखता है। अगले पॉइंट में कितनी महत्वपूर्ण बात कही गई है। इन्होंने कहा है कि संसार की उत्पत्ति प्रकृति से हुई है और अंत में भी सब कुछ प्रकृति में ही विलीन हो जाता है। ये पॉइंट आपसे कई बार आपके एग्जाम पेपर में पूछा गया है। ठीक है, आपके एग्जाम पेपर में ये पॉइंट कई बार पूछा गया है, तो महत्वपूर्ण है। आपको इसीलिए पॉइंट्स बना करके दिखाए गए हैं ताकि आप इस चीज को बहुत ध्यान से समझ पाए। ठीक है, कुछ भी आपका ना छूटे। अगला क्या है? अगला पॉइंट है आपका कि यह संसार भौतिक है तथा आध्यात्मिकता का विरोध करता है। वही बात जो हमने यहाँ ऊपर जानी कि भौतिक है, आध्यात्मिकता का विरोध करता है। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट क्या निकलता है इस परिभाषा से, इन परिभाषा और अर्थ से अगर हम बात करें तो वह है आत्मा को पदार्थ से अधीन स्वीकार करता है। ठीक है, आत्मा को पदार्थ से अधीन स्वीकार करता है। आपने अभी भी जो परिभाषा देखी थी उसमें ये बात साफ साफ लिखी गई थी। तो परिभाषा में से ही जितनी बातें इसके अकॉर्डिंग महत्वपूर्ण निकलते हैं, यानी इस प्रकृतिवाद के बारे में जितना भी हम कह सकते हैं निचोड़ है, वो यही 4-5 पॉइंट है। ठीक है, आपसे विशेषताएं पूछी जाए तो आप ये उसमें भी लिख सकते हैं। ओके, आगे बात करें। सत्य ज्ञान का अनुभव एवं बोध करने में इंद्रियों का अतिशय महत्व होता है। ठीक है, जो सत्य ज्ञान होता है उसको अनुभव और उसका बोध करने के लिए इंद्रियों का अतिशय महत्व होता है। यानी जो इंद्रियां होती है उनका बहुत अधिक महत्व होता है किसी भी अनुभव को प्राप्त करने के लिए सत्य ज्ञान के। ये बात यहाँ पर बोली गई है।
आई होप आपको ये चीजें बहुत समझ आ रही होंगी और बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा, कुछ भी डाउट आपका अभी तक नहीं है। ठीक है, अब हम बात करेंगे शिक्षा का अर्थ क्या होता है प्रकृतिवाद के अनुसार। ठीक है, ये आपसे पूछा जाता है कि प्रकृतिवाद का अर्थ बताइए, शिक्षा का प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा का अर्थ बताइए। इस तरीके से आपके एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन करता है। तो चलिए इसी के अकॉर्डिंग देखेंगे शिक्षा का अर्थ क्या होता है प्रकृतिवाद के अनुसार। तो प्रकृतिवादी दार्शनिक या प्रकृतिवाद दर्शन ने शिक्षा के विविध पहलुओं को नवीनता प्रदान किया है। उसके अनुसार शिक्षा वह साधन होता है जो मनुष्य को उसकी प्रकृति के अनुरूप विकास करने दे और जीवन व्यतीत करने के योग्य बनाती है। यानी जैसी उसकी प्रकृति है उसके अनुरूप उसका विकास हो और वैसे ही वो अपना जीवन व्यतीत कर पाए, इसके योग्य बनाती है प्रकृतिवादी शिक्षा। ठीक है, प्रकृतिवादी शिक्षा को स्वाभाविक विकास की प्रक्रिया भी माना जाता है, क्योंकि इसमें बाहरी चीजें कुछ भी तो नहीं प्रयोग की जाती, सब कुछ प्रकृति से संबंधित होता है, तो स्वाभाविक होता है। ठीक है, जो चीजें स्वाभाविक होती है उसी को बढ़ावा इसमें दिया जाता है। आगे बात की गई है प्रकृतिवादी शिक्षा दार्शनिक के कुछ नाम यहाँ पर दिए गए हैं जो प्रकृतिवादी शिक्षा के दार्शनिक है। ठीक है, प्रकृतिवादी दार्शनिक आप कह सकते हैं इन्हें, और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। पहले एक बार नाम जानते हैं फिर जानेंगे क्वेश्चन कैसे बनता है। ठीक है, प्रकृतिवादी शिक्षा दार्शनिक बेकन, केमेनियस, स्पेंसर, रूसो आदि। ठीक है, और भी है, उनके बारे में आगे चलते चलते जानेंगे। जब पूरा टॉपिक खत्म होने को होगा सभी के बारे में आपको पता चल जाएगा बहुत आसानी से। तो यहाँ हमने बात की कि प्रकृतिवादी जो दार्शनिक है वे कौन कौन से हैं। बेकन, कैमेनियस, स्पेंसर, रूसो। बेकन, कैमेनियस, स्पेंसर और रूसो। ठीक है, और आपसे प्रश्न ऐसे बनेगा पेपर में कि ये बताइए इन चारों में से कौन सा एक प्रकृतिवादी दार्शनिक नहीं है, या इन चारों में से कौन से एक प्रकृतिवादी दार्शनिक है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर ये बता भी दिए हैं। ठीक है, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। अब चलिए हम देखेंगे शिक्षा की परिभाषा रूसो के अनुसार। ये क्या है, रूसो प्रकृतिवादी दार्शनिक है, इसके अनुसार शिक्षा की क्या परिभाषा होगी उसको जानते हैं। ठीक है, क्या बताया गया है इसके बारे में। तो इन्होंने कहा सच्ची शिक्षा वह है जो व्यक्ति के अंदर से प्रस्फुटित होती है, यानी जो उसके अंदर से निकलती है व्यक्ति के, यह इसकी अंतर्निहित शक्तियों की अभिव्यक्ति है। यानी इन्होंने ये कहा, इनके कहने का तो अर्थ ये है, अगर हम मोटी मोटी बात समझे, कि एक व्यक्ति के अंदर जितनी उसकी शक्तियां होती है, वो किस तरीके शक्तियां कैसे, अब ये थोड़े ना कि वो शक्तिमान है कि भाई कुछ भी कर सकता है, ऐसी बात नहीं है। शक्तियों से अर्थ है यानी उसकी कौन कौन सी उसकी अपनी विशेषताएं हैं जो उसको औरों से अलग बनाती है। ठीक है, उन विशेषताओं का बाहर आना यानी उनको प्रदर्शित करना, या फिर बाहर अपने कह सकते हैं उसको ज्ञान होना, अपनी शक्तियों का, अपनी कह सकते हैं आप अपने उद्देश्यों का, अपने एम का, अपने लक्ष्य का पता होना उसको, ये हो जाती है उसकी शक्तियाँ। ठीक है, और इनका बाहरी जीवन में वो प्रयोग कर पाए, ये बात कही है रूसो ने। तो यहाँ इनकी अगर परिभाषा पूछी जाती है तो यहाँ पर आपको यही बात लिखनी होगी जो इन्होंने कही है। यहाँ परिभाषा में आप चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि परिभाषा जिसने भी दी होती है उसके अकॉर्डिंग अगर आप लिखते हैं तो एज इट इज आपको लिखनी होती है। सच्ची शिक्षा वह है जो व्यक्ति के अंदर से प्रस्फुटित होती है, यह इसकी अंतर्निहित शक्तियों की अभिव्यक्ति है। समझ आ गई ये बात? आई होप आपको इसमें कोई प्रॉब्लम अब नहीं होगी। अगला है हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार। हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार शिक्षा से आशय है अंतः शक्तियों का बाहरी जीवन के साथ समन्वय स्थापित करना। वही बात बोली गई है, बस कहने की जो वर्डिंग्स है वो अलग है, बाकी बात वही है कि जो उसके अंदर की शक्तियां होती है उसको बाहरी जीवन के साथ समन्वय स्थापित करवाना। ठीक है, संबंध स्थापित करवाना, ऐसा आप कह सकते हैं। अब चलिए एक और यहाँ पर आपके लिए जानने बेहद जरूरी चीज आ जाती है, वो यह है कि प्रकृतिवादी शिक्षा की विशेषताएं बताइए। ऊपर हमने थोड़ी देर पहले अभी विशेषता देखी थी, वहां मैंने बताई थी आपको प्रकृतिवाद की विशेषताएं, यहाँ है प्रकृतिवादी शिक्षा की विशेषताएं। तो अंतर करना आपको ध्यान रखना होगा। पहला क्या है, प्रकृति का अनुसरण करने पर बल।
जो प्रकृतिवादी शिक्षा होती है उसमें प्रकृति के अनुसरण पर ही बल दिया जाता है। ठीक है, दूसरा क्या होगा, शिक्षा प्रक्रिया में बालक को केंद्रीय स्थान पर माना जाता है कि बालक ही शिक्षा का केंद्र है। ठीक है, बालक ही शिक्षा का केंद्र है। आगे बात करें, बालक की स्वतंत्रता पर बल दिया जाता है, उसको बंधन में बांधकर नहीं रखा जाता, उसको स्वतंत्र कर दिया जाता है, जैसे वो सीखना चाहे, जैसे उसे अच्छा लगे वैसे सीखे। आत्म अनुशासन की भावना उसके अंदर खुद से पनपे, ना कि उसको जबरदस्ती अनुशासन में रखा जाए। आगे है, पुस्तकीय ज्ञान का विरोध किया है प्रकृतिवादी शिक्षा में। निषेधात्मक शिक्षा पर जोर दिया गया है और प्रगतिशील बनाने की बात कही गई है और इंद्रिय ज्ञान के द्वार, ठीक है, इंद्रियों का ज्ञान कराने की बात यहाँ पर की गई है। बहुत महत्वपूर्ण आपका ये टॉपिक हो जाता है। आपको सभी चीजें समझ में आ गई होगी कि क्या कहा गया है। एक तो बालक जो है वो शिक्षा का केंद्र होना चाहिए और प्रकृति का अनुसरण करना चाहिए शिक्षा प्रदान करते समय। बालक को स्वतंत्र कर देना चाहिए किसी भी बंधन से। पुस्तकीय ज्ञान नहीं होना चाहिए, बल्कि जो उसकी प्रकृति है उसी से ही ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। ये बात यहाँ पर बोली गई है। इतनी बातें अगर आपको समझ में आती है तो अब हम आगे बढ़े। अब हम आगे बात करने वाले हैं प्रकृतिवाद व शिक्षा के उद्देश्य क्या है। अभी हमने जानी थी विशेषताएं, अब हम बात करेंगे प्रकृतिवाद और शिक्षा के उद्देश्य क्या है। ठीक है, जानना बेहद जरूरी है, यहाँ से आपके प्रश्न बनते हैं एग्जाम में शॉर्ट टाइम। ठीक है, चलिए, शिक्षा के उद्देश्य के निर्धारण के संबंध में विभिन्न प्रकृतिवादी विचारक परस्पर एकमत नहीं है, यानी सब एक बात से सहमत नहीं है। इस संबंध में सबने अपने अलग अलग विचार प्रस्तुत किए हैं या व्यक्त किए हैं। कैसे, जैसे अगर हम बात करें स्पेंसर के अनुसार, इन्होंने क्या कहा कि जीवन का उद्देश्य इस जगत में सुखपूर्वक रहना है। यह कथन किसका है कि जीवन का उद्देश्य जगत में सुखपूर्वक रहना है, तो आप बता पाएंगे स्पेंसर महोदय का। ठीक है, बता पाएंगे ना आप। हाँ, तो जिसे उसने क्या कहा है, समग्र जीवन। समग्र जीवन की जो बात की गई है वो किसके द्वारा की गई है, स्पेंसर महोदय के द्वारा की गई है। स्पेंसर के अनुसार शिक्षा द्वारा मानव शरीर का इस प्रकार अनुकूलन, प्रशिक्षण तथा समायोजन किया जा सकता है जिसके फलस्वरूप जीवन को समग्रता के साथ जिया जा सके। समग्र जीवन क्या होता है, इसकी विश्लेषण को जो है 5 प्रमुख क्रियाओं के माध्यम से इन्होंने डिफाइन किया है। किसने, स्पेंसर ने। ठीक है, स्पेंसर के अनुसार समग्र जीवन की कौन सी 5 प्रमुख क्रियाएं होती है, यह आपके पेपर में प्रश्न बनता है। अब आपको पता चल गया क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। इतना आपको यहाँ पर इतनी सी बात ध्यान रखनी है, ज्यादा नहीं, बस इतनी सी आपको यहाँ पर बात ध्यान रखनी है, क्या कि जीवन का उद्देश्य सुखपूर्वक रहना और यही होता है समग्र जीवन। ये कथन किसका है, तो स्पेंसर का। ठीक है, और किसके अनुसार जीवन का जो विश्लेषण होता है उसकी क्रियाओं को 5 भागों में विभाजित किया गया है, तो वह किसके अनुसार किया गया है, वह भी स्पेंसर के अनुसार। बस इतनी सी बात यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है, ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, ये बात सिर्फ आपको बताने की थी, समझाने की थी। तो चलिए अब 5 माध्यम या 5 प्रमुख क्रिया देख लेते हैं कौन कौन सी स्पेंसर महोदय ने बताई है। पहली क्या है, पहली है आत्मरक्षा। ठीक है, आत्मरक्षा। और दूसरी हो जाती है जीवन की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति, यानी जो मौलिक आवश्यकताएं होती है जिनके बिना मनुष्य सर्वाइव नहीं कर सकता, कोई भी ह्यूमन बीइंग सर्वाइव नहीं कर सकता, जिनके बिना अपना जीवन नहीं बिता सकता, उन्हें कहते हैं मूल आवश्यकता या मूल क्रियाएं, बेसिक नीड्स जो होती है उनकी पूर्ति होना। दूसरा है संतति पालन करना, और अगला हो जाता है सामाजिक एवं राजनीतिक संबंधों का निर्वहन करना और अवकाश के समय का सदुपयोग करना। ये 5 क्रियाएं बताई है स्पेंसर महोदय ने कि भाई खुद की रक्षा भी होनी चाहिए, आत्मरक्षा भी होनी चाहिए और जीवन की जो बेसिक नीड्स होती है उनकी भी पूर्ति होनी चाहिए। ठीक है, और सामाजिक राजनीतिक संबंधों का भी निर्वहन होना चाहिए, यानी समाज में लोगों के साथ संबंध भी होने चाहिए, और जो अवकाश मिलता है उसका समय पर सदुपयोग करना चाहिए। तो ये 5 क्रियाएं, प्रमुख क्रियाएं हैं जिनके माध्यम से जीवन का समग्र जीवन का विकास होता है, यह कहा है स्पेंसर महोदय ने। अब दोस्तों एक पूरी बात का जो निचोड़ निकल करके आता है इस डेफिनेशन प्रकृतिवाद का, अगर आप कह लिए डेफिनेशन नहीं, पूरे प्रकृतिवाद की अगर एक बात को हम एक चीज में कहना चाहे तो क्या होगा,
बात कही गई है कि शिक्षा का उद्देश्य प्रकृति देवी स्वभाव की रक्षा करना है। ठीक है, यानी प्रकृति को ही बढ़ावा दिया गया है, चाहे वो रूसो ने दिया हो या फिर दिया हो स्पेंसर ने या फिर जो भी आपको प्रकृतिवादी मैंने दार्शनिक के नाम बताए। सो फ्रेंड्स, अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु लिखे गए हैं जो आपके प्रकृतिवाद से संबंधित है। ठीक है, यहाँ पर प्रकृतिवाद से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु निकल करके आते हैं उनके एक बार उन पर नजर बना लेते हैं कि आपने अभी तक क्या क्या सीखा, कि प्रकृतिवाद में आखिर होता क्या है। ठीक है, क्या होता है? उचित सहज संबंध क्रियाओं का निर्माण करना, मूल परिवर्तियों का शोधन और समन्वय करना, जीवन संघर्ष के लिए तैयारी, यानी जो आगे आने वाला जीवन है उसके लिए तैयारी, और वातावरण से सामंजस्य स्थापित करने की क्षमता का विकास करना, आत्म संरक्षण व आत्म संतोष की प्राप्ति, विकास की गति की तीव्रता और प्रजातीय प्रगति की प्राप्ति और व्यक्तित्व का स्वतंत्र विकास। ठीक है, यानी व्यक्ति का स्वतंत्र विकास और पूर्ण जीवन, समग्र जीवन की तैयारी। आपने अभी तक इन बातों को सीखा है पूरे इस चैप्टर में। अब हम आगे चलेंगे, ये चीज आपकी यहाँ तक कवर हो गई है। हमने अभी जाना प्रकृतिवाद और शिक्षा के बारे में, यानी शिक्षा में प्रकृतिवाद का क्या महत्व है। अब हम जानेंगे प्रकृतिवाद और पाठ्यक्रम में क्या रोल होता है प्रकृतिवाद का। गाइस, मैं आपको एक यहाँ पर इंफॉर्मेशन देना चाहूंगी, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी क्लियर नहीं लग रही है तो आपके यहाँ पर इधर यहाँ राइट हैंड साइड में आपको 3 डॉट्स देखने को मिलेंगे, ब्लैक कलर के। ठीक है, यहाँ पर आपको 3 डॉट्स देखने को मिलेंगे, उन पर क्लिक करके आप वीडियो की क्वालिटी को इम्प्रूव कर लीजिएगा ताकि आपको सभी चीजें बहुत क्लियर वे में दिखाई देगी। ठीक है, यहाँ से आपके लिए हर एक वीडियो की क्वालिटी बेस्ट दी जाती है, तो उसमें आप परेशान नहीं होंगे। आपकी जब भी कम होगी क्वालिटी तो आपकी फोन की सेटिंग से आप उसको फिर से इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, वो नेटवर्क के अकॉर्डिंग होता है, खुद से सेट हो जाती है उसकी क्वालिटी आपके फोन की, तो आप उसको इंक्रीज कर सकते हैं, उसमें कोई भी परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए। ओके गाइस, चलिए अब आगे बात करते हैं। इस चीज का आप खुद ही ध्यान रखा कीजिए, शुरू में ही एक बार ही वीडियो की क्वालिटी को इम्प्रूव कर लिया कीजिए। यहाँ हम देख रहे हैं प्रकृतिवाद तथा पाठ्यक्रम के बीच क्या संबंध है। आपसे पूछा जाता है एग्जाम पेपर में कि प्रकृतिवाद और पाठ्यक्रम में क्या आप कह सकते हैं, क्या उन दोनों के बीच में संबंध है। तो चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ से। प्रकृतिवादी विद्यार्थी या शिक्षार्थी को पाठ्यक्रम का आधार मानते हैं। इस बात को तो हम पहले ही जान चुके हैं कि शिक्षार्थी यानी जो विद्यार्थी होता है वह शिक्षा का यहाँ पर केंद्र होता है प्रकृतिवादी विचारधारा के अंतर्गत या प्रकृतिवाद में। ठीक है, उनका कहना है कि पाठ्यक्रम की रूपरेखा शिक्षार्थी की रुचियों, योग्यताओं, क्षमताओं, मूल प्रवृत्तियों, स्वाभाविक क्रियाओं और व्यक्तिक विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर तैयार करनी चाहिए। यानी ऐसा नहीं है कि पाठ्यक्रम की रूपरेखा जो एक बार निर्धारित कर दी गई प्रत्येक बच्चे के लिए उसको फॉलो कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि प्रत्येक बच्चे के लिए उसकी रुचियों, योग्यताओं, क्षमताओं और उसकी मूल प्रवृत्तियों या स्वाभाविक क्रियाओं या उसकी व्यक्तिक विभिन्नताओं को ध्यान में रख करके क्या करना चाहिए, पाठ्यक्रम की रूपरेखा को निर्धारित करना चाहिए, जिससे वह अपनी अभिरुचियों को स्वतंत्रता पूर्वक विकसित करके विकास की विभिन्न अवस्थाओं की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए मानव जीवन को पूर्णता के साथ जी सके। ठीक है, इतनी बातें पता चल गई आपको। पाठ्यक्रम का आधार कैसा होना चाहिए इसके बारे में प्रकृतिवाद के अनुसार आपको पता चल गया कि पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। अब आप बता पाएंगे, ठीक है, प्रकृतिवाद के अनुसार पाठ्यक्रम किस तरह का होना चाहिए आप बता पाएंगे बिल्कुल अपनी लैंग्वेज में। बस आपको ये चीजें यहाँ पर फॉलो करनी होगी। जब आप लिखेंगे कि शिक्षार्थी की रुचियों और उनकी स्वाभाविक क्रियाओं, इस तरीके की बातों को लिखकर ही आपको अपनी बात लिखनी होगी। ठीक है, कि इनको ध्यान में रखकर ही पाठ्यक्रम निर्धारित होना चाहिए। अब इतनी चीजें समझ में आ जाती है तो आपको मैं एक टेबल दिखाना चाहूंगी। वह टेबल किसके द्वारा बनाई गई है, यानी किसके द्वारा ये विस्तृत रूप से प्रदर्शित की गई है, अगर हिंदी में बात कर ले। ठीक है, तो प्रकृतिवादी विचारक हुए हैं हर्बर्ट स्पेंसर, जिनके बारे में हमने अभी जाना था। इन्होंने पाठ्यक्रम को सचित्र के माध्यम से निम्नलिखित रूप से प्रस्तुत किया है। चलिए जानते हैं कैसा इन्होंने इनके बारे में, पाठ्यक्रम के बारे में
क्या चीजें बताई है। यहाँ आप देखिए, इसको थोड़ा जूम कर लेती हूँ मैं, ठीक है, ताकि आपको सभी चीजें बहुत आसानी से और इजीली विजिबल हो। ऑलराइट, चलिए सबसे पहले इन्होंने लिखा पाठ्यक्रम, और फिर उसके बाद बताया कि पाठ्यक्रम का निर्धारण कैसे होना चाहिए। एक एक कर सभी पॉइंट्स को हम भी चलिए जान लेते हैं। ओके, पहला है, इन्होंने कहा आत्मरक्षा संबंधी गुणों के विकास के लिए शरीर विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान, सैन्य विज्ञान, व्यायाम आदि की शिक्षा जरूर होनी चाहिए पाठ्यक्रम में। ठीक है, इतनी बातें चली गई। आज पहला क्या है पॉइंट कि आत्मरक्षा संबंधी गुणों का विकास। ठीक है, आत्मरक्षा संबंधी गुणों का विकास करने के लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए पाठ्यक्रम में, तो कौन सी होनी चाहिए? शरीर का विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान, सैन्य विज्ञान, इन सभी का ज्ञान बालक को कराना चाहिए। आगे बढ़े तो अगला इन्होंने क्या कहा कि पाठ्यक्रम में जीविकोपार्जन संबंधी गुणों के लिए विकास के लिए जो विविध प्रकार के वैज्ञानिक विषय होते हैं उनको शामिल करना चाहिए, जैसे गणित और भूगोल। ठीक है, इन विषयों को भी शामिल करना चाहिए पाठ्यक्रम में, जो कि जीविकोपार्जन संबंधी गुणों का विकास कर सके या जिनकी फ्यूचर में जरूरत पड़े। ठीक है, उन चीजों को भी या उन सब्जेक्ट्स को भी पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए। आगे इन्होंने क्या कहा, हर्बर्ट स्पेंसर ने पाठ्यक्रम में और क्या होना चाहिए, इन्होंने कहा संतति पालन संबंधित गुणों के विकास के लिए जो कुछ आप कह सकते हैं सब्जेक्ट्स हैं उनको ऐड करना चाहिए। वो क्या हो सकते हैं, जैसे यौन विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान, बाल मनोविज्ञान, गृह विज्ञान आदि, इन सभी का भी इसमें शामिल होने चाहिए पाठ्यक्रम में। ठीक है, और आगे अगर बात करें सामाजिक और राजनीतिक संबंधों के निर्वहन के लिए भी कुछ विषय होने चाहिए जो कि हमारी पर्सनल लाइफ को अफेक्ट करते हैं, जैसे समाज का विज्ञान, इतिहास, अर्थशास्त्र और राजनीतिक शास्त्र। ठीक है, इस तरह की जो आप कह सकते हैं पाठ्यक्रम में सब्जेक्ट्स होने चाहिए। आगे बात करें अवकाश के लिए समय का सदुपयोग। दोस्तों, जब मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले 5 क्रियाएं बताई थी प्रकृतिवाद की हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार, तो क्या आपको नहीं लग रहा कि ये पांचों वही है ना? लग रहा है ना? हाँ बिल्कुल, ये पांचों वही है। बस उन पांचों के अंदर इस बार इन्होंने क्या किया है, ज्यादा कुछ नहीं, बस कुछ विषय को ऐड कर दिया है कि इसके अंतर्गत कौन कौन से विषय आएंगे, इस वाली क्रिया के अंतर्गत कौन कौन से विषय ऐड होंगे, इसके अंतर्गत कौन से और इसके अंतर्गत कौन से। उससे अलग इन्होंने कुछ भी नहीं किया है। तो अवकाश के समय का सदुपयोग कैसे करेंगे? संगीत सीखकर, ललित कलाएं सीखकर या साहित्य आदि में अपना समय बिताकर। ठीक है, इस तरीके से इन्होंने कहा है कि पाठ्यक्रम में इस तरह की क्रियाओं को या 5 क्रियाओं को ऐड करना चाहिए जिससे समग्र जीवन का विकास हो सके। अब आपको बिल्कुल क्लियर है, समझ में आ गया? वो पांचों की पांचों क्रियाएं यहाँ पर इस तरीके से डिफाइन की गई है। अब आपको बिल्कुल इजीली समझ आ गया होगा। चलिए अब हम बात करेंगे शिक्षण विधि के बारे में। बहुत महत्वपूर्ण इस चैप्टर का ये टॉपिक होगा, शिक्षण विधि। क्यों होगा महत्वपूर्ण? क्योंकि यहाँ आपको ऐसे ऐसे नाम देखने को मिलेंगे कि इस शिक्षण विधि का विकास किसने किया, इसका प्रतिपादन किसने किया, और इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो चलिए गाइस, अब शुरू कर लेते हैं, जान लेते हैं शिक्षण विधि का क्या महत्व है या कौन कौन सी शिक्षण विधियां अपनाई जाती है प्रकृतिवादी शिक्षा में। ठीक है, शिक्षण विधियों के क्षेत्र में प्रकृतिवाद की देन बहुत महत्वपूर्ण है। कैसे? क्योंकि इनका मानना है कि शिक्षण में छात्रों की रुचि, योग्यता और अभिक्षमता का पूरा ध्यान रखना चाहिए और स्वतंत्र ढंग से सीखने में छात्रों की सहायता करनी चाहिए। ठीक है, ऐसा करने से बालक क्या होगा? बालक अपनी प्रकृति के अनुरूप स्वाभाविक ढंग से विकास करने में समर्थ होगा। संक्षेप में अगर बात करें, प्रकृतिवादी शिक्षण विधियों को कुछ निम्न प्रकार से या निम्न ढंग से प्रकट किया जा सकता है, जैसे अब हम बात करेंगे। इसमें आपको लिखने की कुछ भी जरूरत नहीं है, बस आपको समझाने की बात थी कि किस तरीके से इन्होंने शिक्षण विधियों को बनाया है, किस तरीके से छात्रों की रुचियों के अनुसार, ठीक है, उनकी अभिक्षमता के अनुसार, इसको ध्यान में रखकर शिक्षण विधियों को अपनाया है प्रकृतिवादी विचारधारियों ने। ठीक है, इतनी बातें बस आपको समझनी थी, आपको यहाँ पर लिखना कुछ नहीं है। अब आइए आगे चलते हैं। अब आपको दोस्तों पॉइंट्स में आपको हेडिंग डालनी है शिक्षण विधि, उसके बाद फिर पॉइंट्स लिखने हैं, बस ज्यादा कुछ नहीं। पॉइंट्स में क्या लिखेंगे आप? पहला पॉइंट होगा स्व अधिगम विधि, बस इतना लिखेंगे और बाकी चीजें समझेंगे। ठीक है, स्व अधिगम विधि अपनाई जाती है प्रकृतिवाद में। इसमें क्या होता है? स्वयं अधिगम। अधिगम का मतलब क्या होता है? लर्निंग, यानी सीखना।
ठीक है। स्वयं का अधिगम यानी खुद के बारे में सीखना, अपनी इंद्रियों का ज्ञान होना, वही कहलाता है स्व अधिगम। और इस विधि में क्या किया जाता है, प्रकृतिवादी इंद्रियों को ज्ञान का द्वार मानते हैं कि जो हमारी इंद्रियां होती है वही ज्ञान का द्वार होती है, उन्हीं से हम सीखते हैं। और बात बिल्कुल सही भी है। और पुस्तकीय शिक्षा का विरोध इन्होंने भरपूर किया है कि पुस्तकीय शिक्षा नहीं होनी चाहिए, इसलिए बालकों के ज्ञान इंद्रियों के विकास के लिए स्व अधिगम का समर्थन करते हैं कि स्वयं का अधिगम करने से, इस विधि को अपनाने से क्या होता है, बालक की ज्ञान इंद्रियों का विकास होता है। अगली विधि जो इसमें अपनाई जाती है करके सीखना यानी क्रिया विधि। प्रकृतिवाद में करके सीखना विधि अपनाई जाती है। इसमें क्या होता है, प्रकृतिवादी कहते हैं कि निष्क्रिय अभ्यास का विरोध करें, ठीक है। जो निष्क्रिय अभ्यास होते हैं यानी जिनमें मौखिक रूप से सभी बातें बता दी जाती है, सिखाया नहीं जाता, उनसे करवाया नहीं जाता, तो उनका विरोध करते हैं ये, तथा करके सीखने और अनुभव द्वारा सीखने का समर्थन करते हैं। इतनी चीजें जब क्लियर हो जाती है तो बात करेंगे खेल विधि। खेल विधि भी जो प्रकृतिवादी आदर्शवादी हुए उनके द्वारा ही इसको क्या किया गया, इसको बताया गया। शैशव अवस्था खेल की अवस्था मानी जाती है। खेल में बालक बहुत कुछ जान जाते हैं और समझ जाते हैं, ठीक है। खेल में भी बहुत सारी चीजें उनको सिखाई जा सकती है। अगला है भ्रमण विधि। प्रकृतिवादी विद्यालय की चार दीवारी से बाहर निकलकर विभिन्न स्थानों पर जाकर तथा प्रकृतिवादी या प्राकृतिक घटनाओं को प्रत्यक्ष रूप से देखकर शिक्षा प्राप्त करने का समर्थन करता है। यानी कहता है कि क्लास में चार दीवारी के अंदर बैठकर ही सारी शिक्षा ग्रहण नहीं की जा सकती, उन्हें विद्यालय की जो दीवारें होती है उनसे बाहर जाना पड़ेगा, यानी बाहर वातावरण में घूमना पड़ेगा, प्रकृति के सीधे संपर्क में जाना होगा, तभी सभी चीजों को सीखना होगा, तो अच्छे से सीख पाएंगे, ठीक है। इतनी बातें यहाँ तक क्लियर हो जाती है। तो यहाँ आपके लिए कुछ शिक्षण विधियों को बताया गया है जो प्रकृतिवादी दार्शनिकों के द्वारा जिनका समर्थन किया गया, ठीक है। कौन कौन सी है, पहली है डाल्टन प्रणाली, मॉन्टेसरी प्रणाली, ये सभी इन सभी जो ये प्रणाली है ना, इन सभी प्रणालियों का समर्थन किया है प्रकृतिवादी आदर्शवादियों ने या दार्शनिकों ने, ठीक है। प्रकृतिवादी दार्शनिकों ने इन सभी शिक्षण विधियों का समर्थन किया है। आपसे पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी ऐसी शिक्षण विधि है जिनका, या कोई भी दो शिक्षण विधि के नाम लिखिए जिनका प्रकृतिवादी दार्शनिकों ने समर्थन किया, ऐसे क्वेश्चन बनता है। तो चलिए देख लेते हैं। डाल्टन प्रणाली, मॉन्टेसरी प्रणाली, ह्यूरिस्टिक प्रणाली, योजना प्रणाली, निरीक्षण और किंडरगार्टन। आप इनमें से 2-3 नाम याद रखिए, बस इतने में आपका काम हो जाएगा। दोस्तों अभी एक बार रिमाइंड करते हैं हमने क्या क्या सीखा। हमने प्रकृतिवाद सीख लिया, क्या होता है, उसकी विशेषताएं क्या होती है। उसके बाद हमने जाना शिक्षा का क्या महत्व होता है प्रकृतिवाद में। उसके बाद पाठ्यक्रम का क्या महत्व होता है और विद्यालय का क्या महत्व होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे शिक्षक का क्या भूमिका होती है प्रकृतिवादी शिक्षा के अनुसार, या प्रकृतिवादी शिक्षक कैसा शिक्षक होता है, उसके बारे में अगर बात करें तो चलिए जान लेते हैं। प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षक निरीक्षण करता होता है, ठीक है, निरीक्षण करता होता है और पथ प्रदर्शक होता है, बाल प्रकृति ज्ञाता, भ्रमण करता, मितवाकी यानी जो मित्रता के साथ बात करे, ठीक है, तथा प्रायोगिक ज्ञान से भिज्ञ होता है, यानी जानता है। वह छात्रों पर किसी बात का या किसी तथ्य को जबरन नहीं थोपता है, बल्कि वह अपने छात्रों को स्वतः विकास करने हेतु प्रेरित करता है। बालकों के विकास हेतु उपयुक्त पर्यावरण का सर्जन करता है। प्रकृतिवादी विचारक प्रकृति को ही वास्तविक शिक्षक मानते हैं। ये बात यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण कही गई है कि जो प्रकृतिवादी होते हैं, प्रकृतिवादी विचारक है, वो प्रकृति को ही वास्तविक शिक्षक मानते हैं, ठीक है। प्रकृति को ही वास्तविक शिक्षक मानते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि प्रकृतिवादी वास्तविक शिक्षक किसको मानते हैं, तो प्रकृति को ही मानते हैं। अगला है शिक्षार्थी की क्या भूमिका होती है, ठीक है। शिक्षार्थी कैसा होना चाहिए प्रकृतिवाद के अनुसार, तो प्रकृतिवाद के अंतर्गत पूरी शिक्षा प्रक्रिया का केंद्र बिंदु कौन होता है, बालक होता है, विद्यार्थी होता है। अब आपको दोस्तों जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं आपको लग रहा होगा कि ये चीज हम सीख चुके हैं पहले, ठीक है। ऐसा ही लगना चाहिए, तभी आपको पता चलेगा कि आपको कितनी चीजें समझ में आ रही है, ठीक है। शिक्षा शिक्षार्थी को प्रकृति के अनुकूल या अनुरूप ढालने का साधन होती है। प्रकृतिवादी विचारक विद्यार्थियों को ईश्वर की श्रेष्ठ और पवित्र कृति मानते हैं।
प्रकृतिवादियों का मानना है कि बालक की जन्मजात नैसर्गिकता, प्रतिभागियों और दक्षताओं के प्रकटन के लिए उसे स्वतंत्र परिवेश, क्रियात्मकता का ज्ञान एवं ज्ञानेंद्रियों का परीक्षण या प्रशिक्षण परम आवश्यक है। कहने का अर्थ यहाँ पर यह है कि इन्होंने प्रकृतिवादी जो आदर्श हुए हैं, या आप कह सकते हैं प्रकृतिवादी विचारक हुए हैं, उनका मानना है कि बालक को स्वतंत्र रूप से उसको छोड़ देना चाहिए, वो स्वतंत्र परिवेश में उसको शिक्षा दी जानी चाहिए ताकि वो अपनी ज्ञानेंद्रियों का विकास कर सके। इतनी सीधी सी बात है बस। शिक्षार्थी को उसकी रुचि और योग्यता, क्षमता व स्वाभाविक विकास को ध्यान में रखकर ही उसकी शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। ये बात हो जाती है शिक्षार्थी से संबंधित। यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर हो जाता है। अब हम आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, इतनी आसानी के साथ हम इतने कठिन चैप्टर को कंप्लीट करेंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा कब में आपको सभी चीजें समझ आ गई। ठीक है, अब हम चलेंगे और जानेंगे कि अनुशासन कैसा होना चाहिए। अगर प्रकृतिवाद में अनुशासन का क्या रोल होता है उसकी बात कर ले तो बहुत सिंपल और साधारण सी बात है। हम अभी तक क्या देखते आ रहे हैं कि अनुशासन की तो बात की ही नहीं है प्रकृतिवाद में। आपके सामने आई अभी तक जहां से हमने पढ़ना शुरू किया था, समझना शुरू किया था, वहां से अब तक अनुशासन के नाम पर कोई भी बात नहीं आई है। तो इससे एक बात क्या समझ में आती है कि प्रकृतिवाद क्या करते हैं, अनुशासन का विरोध करते हैं। ये कहते हैं कि जबरन अनुशासन नहीं होना चाहिए, विद्यार्थियों को मुक्त छोड़ देना चाहिए। ठीक है, मुक्त्यात्मक अनुशासन की बात ये करते हैं कि भाई अपने आप जो अनुशासन में रहे वही एक अच्छा विद्यार्थी होता है, यानी अपने आप से उनको स्वयं अनुशासन होना चाहिए, ना कि उन पर जबरन थोपना चाहिए। ठीक है, तो प्रकृतिवादी विचारकों का एक बात मानना है कि भाई ये कहते हैं कि जो गलत कार्य करेगा प्रकृति उसे स्वयं दंडित करेगी और जो अच्छे कार्य करेगा उसके लिए उसे पुरस्कृत भी करेगी, यानी इनाम देगी। ठीक है, ये बात यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण बोल दी गई है, इसीलिए मैंने इसको नोट किया है। आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं क्योंकि ये आपके एग्जाम पेपर में पूछा जा सकता है कि ये कथन किससे संबंधित है। ठीक है, कि जो प्रकृति होती है अगर कोई गलत कार्य करता है उसके लिए स्वयं दंडित करती है और अच्छे कार्यों के लिए पुरस्कृत भी करती है। अब हम जानेंगे विद्यालय का क्या रोल होता है या विद्यालय की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए प्रकृतिवाद के अनुसार। चलिए जान लेते हैं, सिर्फ समझना है, यहाँ आपको कुछ भी नोट नहीं करना है, सिर्फ समझना है। अगर क्वेश्चन आए तो आप कैसे बनाएंगे वो चीज आपको समझनी है। यहाँ पर विद्यालय कैसा होना चाहिए, तो विद्यालय के स्वरूप और व्यवस्था के संबंध में प्रकृतिवादियों का कहना है कि विद्यालय को प्रकृति के अनुकूल होना चाहिए। वास्तविक विद्यालय तो प्रकृति स्वयं ही है। ठीक है, वास्तविक विद्यालय तो प्रकृति स्वयं है। फिर भी यदि अगर औपचारिक शिक्षा देने वाले सामाजिक विद्यालय की कल्पना की जाए तो वह कृत्रिमता एवं औपचारिकताओं से विहीन होना चाहिए। ठीक है, मतलब आर्टिफिशियल चीजें वहां पर नहीं होनी चाहिए। कक्षा वर्ग, समय सारणी और परीक्षा आदि का बंधन भी नहीं होना चाहिए, यानी समय पर आना और कक्षाओं में उनका अलग अलग बैठाना, समय सारणी का होना, ये सभी नहीं होना चाहिए। विद्यालय में प्रत्येक बालक बालिका जो है सम्मिलित रूप से उनको शिक्षा देनी चाहिए और आत्म अनुशासन की भावना का विकास उनके अंदर करना चाहिए, ना कि जबरन उन पर कोई भी चीज थोपी जाए। इतनी बातें आपको क्लियर हो जाती है, विद्यालय का काम यहीं पर खत्म। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स है आपके सामने, ये किससे संबंधित है, तो यहाँ कहा गया है कि जो आधुनिक शिक्षा है, यानी जो अब फिलहाल में आप देख रहे हैं, ये क्या है, आधुनिक शिक्षा है। तो आधुनिक शिक्षा में प्रकृतिवाद का क्या योगदान रहा है उसके बारे में यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट्स देखने हैं। ठीक है, सिर्फ समझने वाली बात है यहाँ पर भी। चलिए जानते हैं। पहला पॉइंट क्या है कि इस विचारधारा ने आधुनिक शिक्षा को बाल केंद्रित दृष्टिकोण से पूरित किया है। यानी जो आधुनिक शिक्षा होती है, आप सभी जानते हैं कि ये कैसे शिक्षा है, बाल केंद्रित शिक्षा है। तो ये बाल केंद्रित शिक्षा का जो दृष्टिकोण था, बाल केंद्रित शिक्षा को अपनाने का जो दृष्टिकोण था, वो कहाँ से मिला, प्रकृतिवाद से ही मिला। तो ये बात यहाँ पर कही गई है। दूसरा पॉइंट क्या है, ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण को प्रमुखता देने का श्रेय भी प्रकृतिवाद को ही जाता है। तीसरा पॉइंट है, शिक्षा में मनोविज्ञान एवं जनतांत्रिक दृष्टिकोण को लाने का श्रेय भी प्रकृतिवाद को ही जाता है और प्रकृतिवाद ने शिक्षा में शब्दों के स्थान पर अनुभव को महत्वपूर्ण बताया है। यह भी आधुनिक शिक्षा में यहीं से लिया गया है।
आगे बात करें प्रत्यक्ष ज्ञान कराने तथा वास्तविक क्रियात्मक ज्ञान कराने की प्रेरणा भी, अनेक प्रकार के शिक्षण विधियों का विकास भी प्रकृतिवाद की महत्वपूर्ण देन है। तो अब आपको पता चल गया कि जो आधुनिक शिक्षा है उसमें प्रकृतिवाद का क्या रोल है। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए आप लोग बता पाएंगे? कमेंट बॉक्स में यस करके मुझे बताइए क्या आप लोग कर पाएंगे अगर आपसे इस तरीके की चीजें पूछ ली जाती हैं। ठीक है, चीजें समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। अब दोस्तों आपका चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। अब मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस है इसी से संबंधित जो हमने आज सीखा, उसे से संबंधित आपके 2 बहुविकल्पीय प्रश्नों को मैं यहाँ से पूछूंगी। आप सभी लोग इसका कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे, मुझे पता चल जाएगा कि आपने कितने ध्यान से आज की क्लास को ली और कितना आपने सीखा है। ठीक है, बहुत अच्छे से सब लोग आंसर करेंगे। तो आज का चैप्टर हमारा प्रकृतिवाद हमने बिल्कुल फिनिश कर दिया है, A to Z कुछ भी नहीं छोड़ा है और समझ भी सब कुछ आया होगा। आई होप आप लोग बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में क्या आपको समझ आया, और आया है तो कितने अच्छे तरीके से आया है। ठीक है, नहीं आया है तो भी आप लोग मुझे बताएंगे। तो चलिए, ये आपका अभ्यास पत्र है, ये 2 क्वेश्चन है आपके सामने। पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से कौन प्रकृतिवादी दार्शनिक है। इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में आते हैं, तो प्रैक्टिस के लिए आपकी है। अब आपको इन चारों में से सही आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। दूसरा क्वेश्चन है प्रकृतिवाद किस प्रकार के अनुशासन की बात करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है। जिसने इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया ना, आप लोगों में से जिसने इस क्वेश्चन का आंसर कर दिया, मैं समझूंगी उसका ये टॉपिक बिल्कुल 100% क्लियर हो गया, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत डीप पूछा गया है। जिसने भी बहुत ध्यान से समझा होगा सिर्फ वही इसका आंसर कर पाएगा। सो थैंक यू सो मच गाइस, आज की क्लास को यहीं रखते हैं। अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक करें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। ओके गाइस, सो थैंक यू सो मच। आपसे फिर से मुलाकात होगी अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप सपोर्टिंग एंड कीप लविंग, बाय बाय।